नेट स्लो छ कनी। ओम नहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। परमपिता परमेश्वर लाई कोटि कोटि नमन। स्वामी जी र आचार्य श्री को सूक्ष्म उपस्थितिलाई कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु र उपस्थित आजको योग कक्षा सञ्चालन गर्नुहुने पतञ्जलि योगपीठ हरिद्वार की र पतञ्जलि योग समिति नेपाल की महिला प्रभारी आदरणीय साध्वी देवादिति ज्यू लगायत उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूमा प्रातःकालीन ओमको नमन, ओमको वन्दन। आज हामी पतञ्जलि योग समिति नेपाल प्रदेश नम्बर 2 द्वारा आयोजित जुम भर्चुअल योग शिविर को हामी आज 96 दिनमा आइपुगेका छौं र यो 96औं दिनको योग शिविर को अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि पतञ्जलि योग समिति नेपाल प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री हरिहरलाल चौधरी ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम यसै गरी आजको योग शिविरलाई सञ्चालन गर्नुहुने महिला केन्द्रीय प्रभारी आदरणीय साध्वी देवादिति ज्यूलाई आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन सादर अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आज उपस्थित हुनुभएका प्रदेश समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू, जिल्ला समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू, महिला समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू, युवा समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू, नगर समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू, वडा समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू लगायत उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई आजको यो जुम भर्चुअल अनलाइन योग शिविरमा यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि लगायत उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण योगी अनुरागी ज्यूहरूलाई दीप प्रज्वलन गरेर स्वागत गरिदिन हुनको लागि प्रदेश प्रभारी आदरणीय हरिहरलाल चौधरी ज्यूलाई सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओम धन्यवाद। ओम संकच्छध्वं संबद्धध्वं शंभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। ओम। आदरणीय उपस्थित संपूर्ण पदाधिकारीगण, सर्वप्रथम स्वामीजी महाराज आचार्य श्री महाराजमा सत नमन र ओम को वन्दन गर्दै सूक्ष्म उपस्थितिमा म साष्टांग नमन र वन्दन गर्न चाहन्छु आदरणीय गुरुद्वयको। आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रदेश नम्बर 2 का पदाधिकारी मित्रहरू, हरिद्वारबाट उपस्थित रहेका प्रमुख अतिथि आजका कार्यक्रमका साध्वी देव अतिथि ज्यू
म मेरो तर्फबाट र यस प्रदेशकै तर्फबाट उहाँलाई म शत नमन र ओमको वन्दन गर्दछु। उहाँले आज यस भूमिमा प्रदेश नम्बर 2 का भूमिमा आएर आफ्ना जुन ज्ञानका कुराहरू हामीले पस्कनु हुनेछ र हामीले केही ज्ञानका कुराहरू उहाँबाट लिनेछौँ। संगठन निर्माणका निर्देशनहरू केही पाउनेछौँ। त्यसमा उहाँलाई म धेरै धेरै यस प्रदेशको तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट सर्वप्रथम म स्वागत अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। उहाँलाई म यस प्रदेशमा स्वागत गर्दछु र स्वागत गर्दै मलाई दीप प्रज्वलनको पनि जिम्मा दिइएको छ। अब म दीप प्रज्वलन गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले आफ्नो स्तरबाट गायत्री मन्त्रको उच्चारण गरिदिनु होला। केही साथीहरूले कोहोस्ट भएका साथीहरूले दीप प्रज्वलनमा यहाँहरूले अनम्युट भएर ओम भूर्भुवः स्वः भनेर ओम भनेर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मन्त्र पढिदिनु होला। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः स्वः भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः। म दीप प्रज्वलन गरिसकिएका छु। अन्ध्यारोबाट उज्यालोतर्फ आइसकेको छु। प्रत्येक बिहानी हामी शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि, शरीरलाई सबल बनाउनको लागि र बिहानी पख जुन अन्ध्यारो हुन्छ त्यसलाई उज्यालो बनाउनको लागि, शरीरलाई सदैव निर्बलबाट सबल बनाउनको लागि हामी जुन एउटा आहुति दिन्छौँ, बिहान बिहान हामीले दीप प्रज्वलन गरेर र योग अभ्यास गरेर जुन निर्बल बललाई सबल तुल्याउने गर्दछौँ, त्यो हामीले गरिसकेका छौँ। र मैले कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पहिला राष्ट्रको लागि हामीले राष्ट्रिय गीत जुन बजाउनु पर्ने हुन्छ त्यो म मिडिया मार्फत बजाउन गइरहेको छु। यहाँहरूले आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु हुनको लागि सादर अनुरोध म गर्दछु राष्ट्र गीतको साथमा। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। जय। धन्यवाद। सबैजना आफ्नो स्थानमा बस्नु होला। अब म आफ्ना
वचनलाई आफ्ना शब्दलाई धेरै नराखी बढीभन्दा बढी समय आदरणीय प्रमुख अतिथि, आजका प्रमुख योग शिक्षक शिक्षिकालाई योग कार्यक्रमको सम्पूर्ण अभिभारा माइक र मञ्च आदरणीय प्रमुख योग प्रशिक्षिका साध्वी देव अतिथिजीलाई स्वागत गर्दै म सम्पूर्ण मञ्च उहाँलाई सोध्न गइरहेको छु र म सम्पूर्ण मञ्च उहाँले सोध्दैछु। मेरो तर्फबाट सत नमन र उहाँको ओमको वन्दन छ। धन्यवाद। ओम। धेरै धेरै धन्यवाद भ्राता जी। परम पिता परमात्मा को नमन गर्दै परम पूज्य गुरुवर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज र परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज को सूक्ष्म उपस्थिति को नमन गर्दै यहाँ उपस्थित प्रदेश नंबर 2 को प्रांत प्रभारी प्रदेश प्रभारी आदरणीय हरिहर भ्राता जी लगायत समस्त प्रदेश पदाधिकारी र सदस्यगणहरू र साथमा समस्त जिल्लाबाट नगर महानगरबाट समस्त संगठनों को पदाधिकारीहरू, समस्त दिदी बहिनी र दाजुभाइहरूलाई मेरो ओम को नमन। आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम 3 पटक ओम को उच्चारण गर्दै र 4 वैदिक मंत्रों का उच्चारण गर्दै पछि आज को यो योग को सत्र हम प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो आज के इस योग सत्र में हम सर्वप्रथम अपने अपने स्थानों पे खड़े होते हैं। आज 96वां दिन है, 96th डे है और लगातार पिछले 3 महीनों से अधिक समय हो चुका है अपना ये प्रदेश नंबर 2 बाटा जो योग शिविर को संचालन भई रही कुछ सक्सेसफुली चल रहा है और सभी को अपना प्रदेश में उत्साह प्रदान कर रहा है।
किसी भी कार्य को करना इतना मुश्किल नहीं होता, परंतु उस कार्य में निरंतरता बनाए रखना ये बड़ी बात होती है। तो उसके लिए अपना समस्त प्रदेश की टीम को इस सफलता बनाए रखने के लिए, उत्साह के लिए र सबैलाई उपस्थित समस्त अपना पदाधिकारीहरू र अन्य सदस्यगण कार्यकर्तागणहरूलाई सबैकोलाई धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामनाएं र आभार छ। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को हम अकेले नहीं कर सकते। किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए उस कार्यक्रम में लगने वाला जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप सब लोगों की उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को भी सफलता प्रदान की है। और भले ही कोरोना रहा, कोरोना काल में समस्या हुई, गहरा लंबा श्वास लेते हुए अभ्यास शुरू करेंगे यौगिक जॉगिंग के डीप ब्रीदिंग के साथ। गहरा लंबा श्वास और प्रश्वास। तो जिनको घुटनों में दर्द रहे या जिनको कमर में दर्द रहे, उनको बस ध्यान रखना होता है कि उनको कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं करना जिसमें उनको जंप लेनी हो, जिसमें उछलना पड़े, कूदना पड़े। तो वो लोग अपने अपने स्थान पे खड़े खड़े एक एक पैर उठाते रहेंगे, परंतु कूदेंगे नहीं, जंप नहीं लेंगे। अगला अभ्यास, दूसरा अभ्यास। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर लाएंगे और पीछे से प्रयास भी करेंगे कि एड़ियां भी घुटनों से, एड़ियां भी नितंबों से लगे। जैसे शुरुआत में 5 से 10 अभ्यास सभी के पर्याप्त होते हैं। तीसरा अभ्यास, इसमें भी प्रयास तो ये करना है कि हमारा घुटना चेस्ट से आके लगे। और ये चौथा अभ्यास। तो इस चौथे अभ्यास में भी जिनको घुटने दर्द की समस्या हो उनको ध्यान रखना है। गहरा लंबा श्वास और प्रश्वास साथ में चले डीप ब्रीदिंग के साथ। और ये पांचवें अभ्यास की तरफ आते हैं। तो अभ्यास करते जाएं और इस अभ्यास में करते करते गंभीरता इस बात की कि उस अभ्यास से मेरे शरीर के किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मुझे क्या लाभ हो रहा है। गहरा लंबा श्वास और प्रश्वास साथ में चलता रहे। अब जिसका जैसा जैसा सामर्थ्य हो वैसा वैसा करें। अगर सामर्थ्य हमारा पूरा अभ्यास करने का है तो पूरा अभ्यास कर सकते हैं, और अगर पूरा अभ्यास नहीं करने का सामर्थ्य है तो फिर जितना हो पाए उतना करना चाहिए। क्योंकि योग का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार कर दें। हमें धीरे धीरे अपने शरीर के सामर्थ्य को विकसित करना है, बढ़ाना है। तो अपने घुटनों के बल बैठना है हमें। जो जैसे इस समय बाएं घुटने के ऊपर बैठ रहे हैं तो बाएं घुटने से 90 डिग्री का कोण बन जाता है, और जो दूसरा पैर है वो एकदम सीधा रहेगा। कमर सीधी, पीछे की तरफ तो जा सकती है, पीछे तो बेंड कर सकते हैं कमर को, पर आगे बेंड नहीं करेंगे। तो ये है आपका छठा अभ्यास, जो एक प्रकार की बैठक है। तो ऐसे 5 से 10 अभ्यास यौगिक जॉगिंग के सारे पर्याप्त हैं। अगला अभ्यास, दोनों हाथ आगे खोल के श्वास अंदर भरते हुए पीछे। तो ऐसे जब हम यौगिक जॉगिंग के साथ शुरुआत कर लेते हैं तो हमारे जो शरीर के अवयव हैं सारे वो खुल जाते हैं, जोड़ खुल जाते हैं। फिर उसके बाद आसन करना अब आसान हो जाता है। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे। तो जो भी कार्य करें उसको आनंद के साथ, उत्साह के साथ, धैर्य के साथ भी, और उसमें तल्लीन होकर के। क्योंकि जितना हम उस कार्य के अंदर
अपने आप को समर्पित भावना से उस कार्य को करेंगे, जितना उसमें समर्पित हो जाएंगे उतने ही ज्यादा सहजता से कर पाएंगे। और जो कार्य जितनी अधिक सहजता से होगा वो उतना ही अधिक प्रामाणिक भी होगा और गहरे प्रभाव छोड़ने वाला होगा। ऊपर वाली कोहनी सीधी और जितना जितना हम साइड में बेंड कर सकें उतना। तो आनंद के साथ करें, महसूस करते हुए करें उस आसन को, उस अभ्यास को। नवा अभ्यास, जिनको कमर में दर्द है वो इतना ही कीजिएगा और बाकी लोग पूरा कर लेंगे। तो अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, वैसे भी जब हम गर्मी में भी उठते हैं तो एक लंबे समय तक 6-7 घंटे जब सोते हैं, उसके बाद हमारा जो शरीर होता है उस शरीर के अंदर थोड़ा अकड़ाहट जकड़ाहट होती है। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें जो विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे सूक्ष्म व्यायाम, अपना यौगिक जॉगिंग का अभ्यास, इनके माध्यम से वो विजातीय तत्व फिर से रक्त में घुल जाते हैं और रक्त में घुल करके फिर से वो अपनी किडनी के माध्यम से फिल्टर होकर के शरीर से बाहर निकलते हैं। 10वां अभ्यास, तो अब जिनको हर्निया है वे लोग ज्यादा पीछे की तरफ बेंड ना करें और जिनको कमर में दर्द है वे लोग ज्यादा आगे की तरफ बेंड ना करें। देखिए, सीधा सीधा सिद्धांत है, कमर में दर्द हो तो कमर से फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ झुकना ना करें। और अगर सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस हो तो फिर गर्दन को आगे की तरफ ना झुकाएं, पहले उन्हें ठीक कर ले, झुका लेंगे। इसके बाद 11वां अभ्यास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। मेरा ब्लूटूथ भी लगने लगा कि मेरा ब्लूटूथ भी मेरे साथ योगाभ्यास करने लगा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा दूर चला गया था। इसके बाद 12वां अभ्यास, वापस। तो ये 12 अभ्यास यौगिक जॉगिंग के 5 से 7 मिनट के अंदर सामान्य रूप से हो जाते हैं। और आपके शरीर को जो व्यायाम की जरूरत है, कि योग के कई पक्ष हैं। ये तो योग का शारीरिक पक्ष है, योग का आंतरिक पक्ष है, योग का व्यवहारिक पक्ष है। और जो व्यवहारिक पक्ष है उसे हम यम नियम के रूप में जानते हैं अष्टांग योग में। और ये बाह्य पक्ष में ही आ जाता है आपका शारीरिक पक्ष। फिर जब थोड़ी अंदर की यात्रा करते हैं तो अंदर की यात्रा करने के लिए जो बाहर हमारा शरीर है उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। जब तक किसी घर की दीवारें मजबूत नहीं होंगी, उसकी छत ठीक नहीं होगी, तब तक उसके अंदर ठीक से बसा नहीं जा सकता। वो रोग उत्पन्न करता है घर भी, और मन को क्षुण्ण रखता है, व्यक्ति उसमें ठीक से रह नहीं पाता। लेकिन जब व्यक्ति का घर मजबूत हो जाता है तो फिर वो जो करना चाहे आराम से घर में कर सकता है। तो ऐसे ही शरीर की भी बात है। तो इस योग के आंतरिक पक्ष भी हैं। आंतरिक पक्षों में आपका व्यवहार का के साथ साथ आंतरिक पक्ष में मुख्य रूप से आपका आध्यात्म आ जाता है। स्वयं को जानना, प्रभु को जानना, प्रभु तक पहुंचने की विधि को जानना और उसे पूरा करना। तो ये सारे पक्ष तो हैं ही, लेकिन जब हम शारीरिक पक्षों की भी बात करते हैं तो योग के उसमें और भी कई पक्ष हो जाते हैं, डिवीजन हो जाते हैं। तो उसमें आपका व्यायाम हो जाता है, सूक्ष्म व्यायाम हो जाता है, आसनों का अभ्यास हो जाता है और प्राणायाम का अभ्यास हो जाता है। तो जो आपका व्यायाम का अभ्यास है, जैसे यौगिक जॉगिंग, और अभी हम सूर्य नमस्कार के माध्यम से उसको पूरा करेंगे, दंड बैठकें, ये सब आपका ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट के अंदर पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद आपको कम से कम 15 मिनट से लेकर 20 मिनट का समय अपने आसनों के अभ्यास को भी देना है
और फिर उसके बाद कम से कम आधा घंटे का समय हमें प्राणायाम को देना है, और किसी को गंभीर बीमारी हो तो समय थोड़ा अधिक देना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हम सूर्य नमस्कार की तरफ। अब सूर्य नमस्कार अपने आप में सर्वांग व्यायाम है। सर्वांग व्यायाम मतलब पूरा व्यायाम हो जाता है इसमें, क्योंकि आप एक बार सूर्य नमस्कार करते हैं तो 12 आसन करते हैं, और हम कहते हैं 10 से 20 बार सूर्य नमस्कार कम से कम करना चाहिए। तो 10 से 20 बार सूर्य नमस्कार करने में आप 120 से लेकर के 240 आसनों का अभ्यास कर लेते हैं। इससे आपके पूरे शरीर के सारे अंगों की मसाज हो जाती है, आंतरिक अंगों की, और साथ में आपके शरीर के अंदर स्ट्रेचिंग भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, और साथ में आपको इसमें स्ट्रेस, टेंशन में, एंजाइटी इश्यूज में डील करने के लिए भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत लाभकारी है। शरीर फिट रहता है, शेप में रहता है, मतलब सारे लाभ आपको सूर्य नमस्कार से मिलते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जिनको कमर में दर्द हो तो वे लोग डायरेक्ट आगे जो बेंड करने वाले अभ्यास हैं उनसे थोड़ा बचें, और साथ में जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, तो उन लोगों से निवेदन है कि वो बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम करते ना, इतनी देर में हम सूर्य नमस्कार निपटा करके आते हैं। तो पहला अभ्यास जो आज हम सूर्य नमस्कार का करेंगे वो सामान्य गति से करेंगे। 1 2 ऊर्ध्वास्तासन, 3 पादहस्तासन, 4 दक्षिण अश्व संचालनासन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 पुनः पर्वतासन, श्वास अंदर भरते हुए 9 वाम अश्व संचालनासन, श्वास बाहर छोड़ते हुए 10 पादहस्तासन, श्वास अंदर भरते हुए 11 ऊर्ध्वास्तासन, और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए प्रणामासन। 12 आसनों का अभ्यास सहजता से, सरलता से, सामान्य गति के साथ। अब जो अगला अभ्यास हम करेंगे सूर्य नमस्कार का, उसमें थोड़ी देर हमें होल्ड करना है। एक एक आसन में हम 15-20 सेकंड से लेकर के 30-30 सेकंड तक अपने आप को रोकने का प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे वो करते करते बताएंगे। सबसे पहले प्रणामासन, श्वास अंदर भरते हुए ऊर्ध्वास्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पादहस्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और अब दक्षिण अश्व संचालन आसन। दाएं पैर के पंजे पर बैठेंगे और एड़ियों पर नितंब का बैलेंस बनाएंगे। इस अभ्यास को भी ऐसे ही 30 सेकंड हमें होल्ड करके रखना है इस अभ्यास में भी। तो देखिए, इस तरह से जब हम होल्ड कर रहे हैं तो हम बेसिकली अपने मसल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो हमारी पेशियां हैं, मसल्स हैं, वो जितनी ज्यादा मजबूत होंगी उतना ही अधिक हमारा शरीर गठित होगा, मजबूत होगा। और शरीर की पेशियों को मजबूत करने में किसी भी आसन में होल्ड करना बहुत लाभ देता है। और सूर्य नमस्कार तो परफेक्ट अभ्यास है, तो उसमें हम अपने मसल्स को मजबूत करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है आपके शरीर की वो मसल सबसे ज्यादा मजबूत होती है जिसे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाए, जिसे सबसे ज्यादा अभ्यास में लाया जाए। जैसे कि आप अपने दाएं बाएं हाथ के अंदर अंतर देख पाते हैं। पर्वतासन। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और फिर उसके बाद साष्टांग आसन, 8 अंगों को जमीन पर रखते हुए। तो इस तरह से हम जब होल्ड करते हैं तो हम अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाते हैं, और शरीर की क्षमता को बढ़ाते हुए हम लोग फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार कितनी बार करना है ये इस बात पर डिपेंड करता है, कितनी बार आप कर सकते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी मसल्स के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, कितनी टोन है, कितना उनका स्टेमिना है। और स्टेमिना ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करके बढ़ता है। तो ऐसे आधा आधा मिनट तक एक एक आसन में स्वयं को रोक करके भुजंगासन का अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और फिर से पर्वतासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वामअश्रु संचालनासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और फिर से अब पाद हस्तासन। तो ऐसे धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ाया जाए, विकसित किया जाए। फिर आप उसके बाद जैसे आप इतनी देर रोक करके अभ्यास करना शुरू कर दें, आपकी मसल्स धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगी, टोन हो जाएंगी। ये ट्रेनिंग देने की बात है। जैसे हम लोग कभी गाड़ी चलानी हो, हम बाइक चलानी सीखते हैं, यहाँ तक कि जब बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं, तो जितने भी हमारे शरीर में गतियां होती हैं, जो भी मूवमेंट होते हैं, वो हमारी मसल्स के माध्यम से होते हैं। और मसल्स एक काम करने के लिए बहुत सारी मसल्स एक साथ काम करती हैं, तो उनकी ट्रेनिंग कि वो एक साथ काम कर सकें, सब कॉन्शियसली हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को दे रहे होते हैं, अपनी बुद्धि को दे रहे होते हैं, दिमाग को हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि ये एक साथ मिलकर के काम कर सके। जैसे मुस्कुराना भी हो, तो मुस्कुराने के लिए भी आपकी शायद 15 से कुछ 20 की शायद संख्या रहती है मसल्स की जो लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और अब ये प्रणाम आसन। तो इस कार्यक्रम को करने में करीबन 3-4 मिनट तो लग गए, 4-5 मिनट। लेकिन इस समय आपके जो शरीर की जो स्थिति है, एकदम भले थोड़ा सा हल्का फुल्का पेन आपको महसूस होगा। ये अभ्यास करने में भी
आपको पसीने आ जाते हैं? ऐसा तो है नहीं कि इसमें पसीने नहीं आते। तो आपका पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता है। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे, बाकी के बचे हुए 8 अभ्यास सामान्य गति के साथ। तो जो भी आसन करें, जो भी अभ्यास करें, उसमें थोड़ी देर तो हमें रुकना ही चाहिए। उसी से हमें पूरा लाभ होता है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, फिर वामश्व संचालनासन, उसके बाद पुनः पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन और ये प्रणामासन। ऐसे प्रत्येक अभ्यास को जीवंतता के साथ करें, महसूस करते हैं उसमें आपके शरीर के ऊपर कहाँ दबाव है, कहाँ खिंचाव है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी अनुभूति भी साथ में ले लें, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। अपने शरीर की गति पता चलती रहे। पूरे दिन हम अनन्य कामों में, पता नहीं कितने कामों में व्यस्त रहे, उस पूरे दिन में कार्यों में व्यस्त रहते हुए अगर कहीं हमें हमारे अहम को ठेस पहुंच जाए तो वो तो हमें महसूस हो जाती है, लेकिन हमारे शरीर में, हमारे भावों में हम सजग नहीं रह पाते, और उस सजग ना रहना पाने के कारण जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं, उनको हम पूरा नहीं कर पाते। ना पूरा कर पाए तो मन अशांत रहता है, क्योंकि मन को अपना टाइम चाहिए। जब हम उसे टाइम नहीं देते तो वो फिर विचलित हो जाता है, और जब वो विचलित हो जाता है फिर उसके बाद यही एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, व्यक्ति परेशान रहना शुरू हो जाता है, दुखी रहना शुरू हो जाता है। जब ये 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे ये योगाभ्यास का समय, ये समय ऐसा है कि हम विभिन्न विचारों में मन को संलिप्त ना करते हुए सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग में अपना ध्यान लगाते हैं, और उस समय ऐसा करने से पुनः जो हमारा मन है वो शांत होता है। तो इस दुनिया में स्वयं को चलाने के लिए स्वयं को समय देने की आवश्यकता है। ये समय देने का जो कार्यक्रम है ये पूरा होता है अपना योग अभ्यास के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। ये आपका 10वां सूर्य नमस्कार का अभ्यास। बहुत जरूरी है कि हम स्वयं को समय दें। वापस तो ये हमने कुछ यौगिक जॉगिंग के अभ्यास किए, थोड़ा हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, थोड़ा रुक करके किया, होल्ड करके, तो और ज्यादा उसका आनंद लिया। और अब थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करने, फिर आसनों की तरफ चलेंगे, फिर प्राणायाम भी करेंगे। तो पैरों के सूक्ष्म व्यायाम में ऐसे थोड़ा थोड़ा, या तो दोनों पैरों को एक साथ या एक एक पैरों को ऊपर नीचे ऐसे चला देंगे। साथ में गहरा लंबा श्वास और प्रश्वास चले, और फिर उसके बाद पैर के पंजे। ये जो सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यासों में एक एक अभ्यास में हमारे जो जोड़ हैं, एक एक जोड़ का हम ऐसे अभ्यास करने का प्रयास करते हैं कि उसका मूवमेंट हो, उसकी गति हो। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, 5 से 10 अभ्यास सभी के करते जाएं अपनी से, कि हमारा जो शरीर है उसमें कंटिन्यूअस, लगातार मेटाबॉलिक प्रोसेस, चय पचय की प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ बनता रहता है, कुछ बिगड़ता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये जो रासायनिक प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, इन रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जो शरीर है उसके अंदर ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि भोजन का पाचन होता है, ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, और ऊर्जा के साथ साथ कुछ विजातीय तत्व भी उत्पन्न होते हैं। अब हम अगर जैसे पाचन तंत्र की बात करें, तो जैसे हम प्रोटीन लेते हैं, दूध में भी लेते हैं, दालों में भी लेते हैं, विभिन्न पदार्थों में लेते हैं, और वो इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। दोनों पैरों को गोल गोल घुमा ले,
रोटेशन करने, ऐसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। और जब देखेंगे आप प्रकृति में भी अगर कुछ बनता है तो उसके बनने के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी बनती हैं जो थोड़ी सी विजातीय भी होती हैं। चाहे वो हम भोजन ही क्यों ना बना रहे हो तो हमारा कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है, कोई पदार्थ बना रहे हो तो भी बनता है। अब किसी एक चीज का वेस्ट किसी दूसरे चीज के लिए भोजन हो सकता है। अब हमारे शरीर में जितने प्रोटीन की आवश्यकता है, अगर हम उतना प्रोटीन लेते हैं तो उस प्रोटीन का क्या होता है कि वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, जो हमारी आंतें लेती हैं। अब अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है, इसलिए वो पदार्थ हमारे आंतों से और पेटों से सोख करके हमारी कुछ वेन्स होती हैं और वो वेन्स उसे लीवर तक ले जाती हैं। लीवर उस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, और जैसे ही वो ऐसा होता है तो यूरिया हमारे शरीर के लिए इतना ज्यादा विजातीय नहीं होता है, परंतु इतना टॉक्सिक नहीं होता। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों के घुटनों से घुटनों की कटोरियों को सिकोड़ना है और फिर उन्हें ढीला छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग, गहरा लंबा श्वास और प्रश्वास साथ में चलता रहे। तो ये जो यूरिया बनता है फिर ये हमारी किडनी उसको फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देती है, लेकिन जो प्रोटीन की जो आवश्यकता थी वो पूर्ति भी हमारी शरीर में उसी से होती है। तो जितनी आवश्यकता है अगर हम उतना ही लेते हैं और हमारा लीवर, हमारी किडनी ठीक से काम करते रहते हैं तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो हमारा यूरिन में पास हो जाता है। ऐसे 50 से 100 बार अभ्यास करें घुटनों के इस अभ्यास का, जिनको घुटनों में दर्द है। तो अगर ऐसा हो कि हम आवश्यकता से अधिक किसी चीज को ले लें, इसलिए सम्यक डाइट की बात की जाती है, भोजन की बात की जाती है, या हमारा लीवर ठीक से काम ना कर रहा हो या हमारी किडनी ठीक से काम ना कर रही हो। लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो अमोनिया का अमाउंट शरीर के अंदर बढ़ेगा, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो अगला अभ्यास करते जाएं। और अगर किडनी ठीक से काम नहीं करेगी तो यूरिया बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है। और ये सब कुछ इधर उधर कैसे ट्रेवल करता है? रक्त के माध्यम से। हमारे शरीर के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अपने अपने स्थान में पहुंचते हैं क्योंकि रक्त उन्हें लेकर के जाता है। इसलिए रक्त को हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन सिस्टम कहा जाता है, परिवहन तंत्र है वो हमारे शरीर का। ऑक्सीजन भी हम लोग लेते हैं तो वो भी रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचती है। इसी प्रकार से श्वास अंदर भरते हुए घुटने ऊपर, श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार से हम लोग जो भी आयरन बना हमारे शरीर के अंदर, ये आयरन भी जो बनना है, मैग्नीशियम बनना है, सब लीवर बनाता है। ऐसा थोड़ा ना कि हमने कोई पदार्थ ले लिया तो उसमें आयरन है तो ऐसे हो गया, उसको आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का काम तो हमारा लीवर करता है, बनाने का। तो ये सब कुछ हमारा रक्त के माध्यम से जाता है और रक्त के माध्यम से ये टॉक्सिक एलिमेंट्स भी जाते हैं और फिर वो फिल्टर होते हैं किडनी के अंदर। तो इनमें से कोई ठीक से काम ना करे तो फिर वो विजातीय तत्व हमारे रक्त में ही रहेंगे। अब वो रक्त के अंदर रहेंगे तो रक्त के माध्यम से इधर उधर ट्रांसपोर्ट होंगे वो टॉक्सिक एलिमेंट्स, वो विजातीय तत्व शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं तो फिर जहां पहुंचेंगे उस अंग के कार्यों को बाधित करेंगे। सबसे ज्यादा पहले इनका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? हमारे जो जोड़ होते हैं उन जोड़ों के बीच में स्थान रहता है, थोड़ा सा वो स्थान रहता है, इसी वजह से तो जोड़ों का मूवमेंट होता है, वो घूमते हैं। अगर ये पैर घूम रहा है तो ये हमारे जो यहाँ पर जोड़ है उस जोड़ में थोड़ा सा गैप है, जैसे दरवाजे में रहता है तभी तो दरवाजा घूमता है। तो ऐसे ही दोनों, यहाँ टांग है, ये पिंडी है, ये वाली जो हड्डी है इसमें कोई गैप नहीं है, इसी वजह से तो यहाँ कोई मूवमेंट संभव नहीं है, एक ही हड्डी है। तो ऐसे ये जोड़ों के बीच में जो स्थान रहता है वहां जाकर के ये यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर के फिर हमारे जोड़ का जो मूवमेंट होना चाहिए वो हो नहीं पाता, उसमें बाधा आती है, दर्द होता है, क्योंकि एक स्थान पे जहाँ पे जो कुछ नहीं होना चाहिए वो इकट्ठा हो जाए तो फिर दर्द तो हो गई। अब अगले दूसरे पैर से, बाएं पैर से इन्हीं अभ्यासों को करेंगे। तो जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, हम इन जोड़ों को हिलाते हैं तो इनमें जो इकट्ठा हुआ है वो अपने स्थान से हिलता है, जैसे कि किसी स्थान पर कुछ फंसा हुआ हो और हम उसे अपने हाथ से निकालें। ये हमारे शरीर से निकालने की प्रक्रिया यही है कि हम अपने जोड़ों का मूवमेंट करें। इसीलिए जो लोग ज्यादा एसी में रहते हैं, जो लोग ज्यादा सुख सुविधाओं में रहते हैं, तो सुख सुविधाएं तो ले लेते हैं परंतु शरीर का मूवमेंट नहीं होता तो फिर वो पसीने से भी नहीं निकल रहा, ऐसे भी नहीं निकल रहा, तो फिर ज्यादा बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। तो जिनको भी ऐसे जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है वो सूक्ष्म व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम से वो फिर से हिलते हैं अपने स्थान से,
रक्त में वापस आ जाते हैं और फिर उसके बाद किडनी से शोधित होकर के शरीर से बाहर जाते हैं। ये हमारी पूरी प्रक्रिया रहती है। अच्छा, होता क्या है कि पूरे दिन तो हम कोई ना कोई कार्य करते ही रहते हैं और इसी वजह से कोई ना कोई अंग का, जोड़ का कोई ना कोई अभ्यास होता रहता है। चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात करने में भी हाथ हिलाते हैं, तो ऐसे कोई ना कोई बर्तन धुल रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कोई ना कोई जोड़ का अभ्यास किसी न किसी समय चलता ही रहता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो विजातीय तत्व तो हमारे शरीर में तब भी उत्पन्न हो रहे हैं, ऊर्जा का संचार तो तब भी हो रहा है, हृदय तो अपना कार्य तब भी कर रहा है। अगला अभ्यास करेंगे चक्की संचालन का। हृदय अपना कार्य तब भी कर रहा है, किडनी भी अपना कार्य तब भी कर रही है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस तो सोने के समय में भी चल रहा है, सोते हम हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है उसमें जो कुछ क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे। तो उस समय जब बिल्कुल ही क्रिया नहीं हो रही होती तो ये और भी ज्यादा अच्छे से इकट्ठे हो जाते हैं जोड़ों में। इसलिए सुबह उठ करके व्यक्ति को अपने शरीर के अंदर कड़ापन लगता है। और जिनको अभ्यास जिनको तो अगर किसी को ये अर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, तो उनके लिए तो सुबह का समय बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। रात में नींद आती है तो सो तो जाते हैं, पर सुबह को तो बेचारे बिल्कुल ही हाथ पैर नहीं हिला पाते। तो आप कपालभाति प्राणायाम करें ताकि शरीर का शोधन हो, सूक्ष्म व्यायाम करें ताकि जोड़ हल्के हो जाएं। जिनको भी जोड़ों में दर्द है, पारिजात के पत्तों का काढ़ा लें, सुबह शाम 8 से 10 पत्तों का काढ़ा। अब रिवर्स डायरेक्शन में चक्की का संचालन। ऐसे एलोवेरा जूस को ले, अपना जो घृत कुमारी है, ग्वारपाठा है, उसका जूस लें, वो बहुत लाभ करेगा। गर्म पानी में मिला करके उसके जूस को लें। तो ऐसे अभ्यास करें, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका सेवन करें, जोड़ों के दर्द भी ठीक हो जाएंगे। और अब बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं, तितली आसन। तो इस तरीके से हर चीज का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। ये हमारे शरीर का विज्ञान है। इस विज्ञान को हम सबको पता होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि हाथ पैर जितने चलते रहें, शरीर उतना ही अधिक स्वस्थ रहता है। तो ये बटरफ्लाई का अभ्यास हो गया। अब इन सब चीजों का हम ध्यान रखें। फिर जितना ज्यादा हम जैसा खाते हैं उसका बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और जितना ज्यादा हम गरिष्ठ भोजन खाएंगे, जितना भी ज्यादा हम तला भोजन खाएंगे, या अगर देखा जाए तो हम अगर नॉन वेज खाएंगे, तो उनके पाचन में तो हमारे शरीर को बहुत शक्ति लगानी पड़ती है। और उनसे हमारे शरीर के अंदर ये जैसे पिज्जा है, बर्गर है, मैदा के जितने भी सामान हैं, इनको पचाने में शरीर को और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तला हुआ कुछ भी पदार्थ है तो ये और भी ज्यादा विजातीय तत्वों को उत्पन्न करते हैं। जितना लाभ करते हैं उससे कई गुना ज्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लाभ नहीं करते हैं, परंतु लाभ के साथ साथ शरीर को नुकसान भी पूरा पहुंचाते हैं। तो ऐसे इसी वजह से हमें जितना ज्यादा हम सात्विक भोजन का सेवन करेंगे अपने जीवन में, उतना ही ज्यादा हमारे लिए ये आसान रहेगा कि हम अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रख सकें, स्वस्थ रख सकें। अब हमारी जो हाथों के अभ्यास चल रहे हैं, तो आपकी जो उंगलियां हैं उनमें 3 जोड़ हैं, उन तीनों जोड़ों का अभ्यास ठीक से होना चाहिए। इस तरह से हमें अपनी मुट्ठियों को खोलना है और बंद करना है। तो महसूस करें, अपने एक एक जोड़ को महसूस करें, अपनी उंगलियों को महसूस करें, उनके अंदर स्थित अपने जॉइंट्स को अनुभूत करें। तो आप उस समय एकदम शांत हो जाते हैं। अब इस समय आपका मन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। आपको कोई भी व्यर्थ की बात नहीं सोच रही है, आप एकदम शांत हैं, कोई क्रोध की भावना नहीं है, किसी से इस समय घृणा की भावना नहीं है। अगर पिछले 1-2 दिन में कुछ ऐसा हुआ भी हो, वैसे होता ही रहता है कि किसी वजह से कोई समस्या आई भी हो, कोई मन खिन्न हुआ हो किसी की बात से, किसी व्यक्ति के व्यवहार से, तो इस समय अब मैंने याद दिला दिया तो शायद याद आ जाए, परंतु वैसे तो हमें याद नहीं है। इसलिए हमारा मन शांत है, एकाग्र है, और शांत और एकाग्र मन ही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जितना अधिक मन विचलित रहेगा उतना ही ज्यादा वो कमजोर रहेगा। तो ऐसे अपने मन को, अपने शरीर को, अपने तन को और हर तरह से अपने व्यवहार को, अपने चिंतन को हमें अपने नियंत्रण में रखना है।
और वो नियंत्रण में हम रख सकें, उसका अगर कोई एकमात्र साधन है तो वह है योग का अभ्यास। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे खोलेंगे। तो ये हमारा उंगलियों का अभ्यास चल रहा है। पहले हमने उंगलियों का अभ्यास किया, फिर हमने अपनी कलाइयों का अभ्यास किया, अब हम अभ्यास कर रहे हैं अपनी कोहनियों का, और इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अपने कंधों का, शोल्डर्स का। दाएं हाथ से पकड़ करके बाएं हाथ को अच्छे से खींचे, गर्दन सीधी रहेगी और कमर भी सीधी रहेगी। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को बीच में लाएं और श्वास को बाहर छोड़ते हुए फिर साइड में ले जाएं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम के जो अभ्यास हैं, दिखने में सरल है, आराम से हो जाते हैं, और आप दिन में भोजन के 1 घंटे बाद आराम से इन सारे अभ्यासों को कर सकते हैं। दिन में आप इन्हें 2 से 3 बार आराम से कर सकते हैं, समय निकाल करके। 10 से 15 मिनट का समय मुश्किल से लगता है इन सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करने में। 10 से 15 मिनट तो हम ऐसे किसी से फोन पे बात करने में निकाल देते हैं। ऐसे अगला अभ्यास करेंगे, 10-15 मिनट तो हम ऐसे कुछ भी अपने व्यर्थ के मन की बातों को निकालने में लगा देते हैं। 10-15 मिनट तो हम फेसबुक पे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, व्हाट्सएप पे वेस्ट कर देते हैं। 10-15 मिनट तो हम टीवी चैनल में ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, निंदा करने में, स्तुति करने में वेस्ट कर देते हैं। तो इन 10-15 मिनट में अगर हम अपना सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर लें तो शरीर भी, तन भी कंट्रोल्ड और मन भी कंट्रोल। तो ऐसे 5 से 10 बार कम से कम, और जिनको अर्थराइटिस हो, जिनको गठिया हो, पाए हो, वे लोग इस अभ्यास को 15 से 20 बार करें, और दिन में कम से कम 2-3 बार। भोजन के 1 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं, भोजन से पहले कर सकते हैं आराम से। तो इतनी सहजता से, आराम से ये अभ्यास हो जाते हैं, परंतु इनके लाभ दीर्घकालिक हैं और बहुत आवश्यक हैं। तो हमारे हर प्रकृति में हर चीज एक नियम के अंदर बंधी हुई है। अब कंधों का संचालन, और ये जो प्रकृति में नियम बंधे हुए हैं चीजों के, जरूरी है कि हम उसके अनुसार ही अपने जीवन का संचालन करें, अपने व्यवहार का संचालन करें। नियम में बंद करके जो मर्यादाएं बताई जाती हैं, जो नियम बताए जाते हैं, वो किसी और के लिए या समाज के लिए नहीं बताए जाते। वो स्वयं की शांति के लिए, स्वयं की आनंद के लिए, स्वयं की मानसिक स्थिति को सम्यक रखने के लिए बताए जाते हैं। वैसे निरंतरता से अभ्यास करें, और इसके पश्चात अगला अभ्यास, दायां हाथ सिर की दाईं तरफ और सिर से हाथ की तरफ धक्का, हाथ से सिर की तरफ धक्का, सिर में कंपन उत्पन्न होगा। थोड़ा सा और पीछे, फिर ऐसे बाएं तरफ से थोड़ा सा। तो जो कंपन है उसको भी अनुभूत करें। अब जिनको भी सर्वाइकल की, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, वो इन सब से ठीक हो जाती है। तो जिनको सर्वाइकल की समस्या हो, उसमें अभ्यास बहुत लाभकारी है। बस ध्यान इतना रखना है कि हमें कम से कम इसको 5 से 10 बार करना है, और फिर उसके बाद इस कंपन को अनुभूत करना है। अगला अभ्यास, अब ग्रीवा संचालन, गर्दन का संचालन। तो जैसे कि मैंने पहले भी याद दिलाया था, फिर से याद दिला देती हूँ कि जिनको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस है, वो गर्दन को बस नीचे ना झुकाएं, बाकी गर्दन को बीच में लेकर के आए, पीछे लेकर के जाएं, नीचे ना झुकाएं, ऐसे नहीं झुकाएं। जब तक ठीक नहीं हो जाता, ठीक हो जाए तो फिर कर लीजिएगा। फिर ऐसे गर्दन को घुमाना है, दाईं तरफ, बाईं तरफ। अब जैसे हम भी प्रवास में जब जाते हैं, तो कभी ट्रेन के झटके, कभी बस के झटके, कभी गाड़ी के झटके, रास्ते ही इतने अच्छे हैं अपना, भारत में भी और नेपाल में भी, दोनों जगह यही कार्यक्रम है। तो उन झटकों में गर्दन का सबसे बुरा हाल होता है। अब जब से प्रवास नहीं गए हैं, तब से तो गर्दन ठीक चल रही है, तो उस समय बड़ा बुरा हाल होता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास ही है जो संभालता है। ऐसे झुका लेंगे दोनों तरफ, और फिर गर्दन को पूरा रोटेट कर लेंगे, घुमा लेंगे।
तो यह है आपका सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास पूरा हुआ यहाँ पर। और अब थोड़ा सा अभ्यास करते हैं आसनों का, फिर थोड़ा जल्दी से प्राणायाम की तरफ भी चलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं 4 आसन बैठ करके करेंगे, कल थोड़ा पेट के संदर्भ में ज्यादा कराएंगे और आज 12 आसनों का पैकेज कराते हैं। तो अपना 4 आसन बैठ करके और बाकी 3 आसन पेट के बल लेट करके, 5 आसन कमर के बल लेट करके। तो अपना दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेंगे इस तरह से, अंगूठा अंदर रखते हुए, अंगूठा अंदर, उंगलियां उसके ऊपर, नाभि के दाएं दोनों तरफ लगाएंगे, अंगूठे वाली दिशा से पूरी श्वास बाहर और अब आगे बेंड करेंगे, झुकेंगे। तो गर्दन की जो गर्दन है हमारी, वो हमारी कमर की ही सीध में रहेगी। अब परफेक्ट पोस्चर तो ये होगा कि हमारा जो चेस्ट है वो घुटनों से लगा रहे, पीछे एड़ियां नितंबों से लगी रहे, गर्दन सीधी रहे, दृष्टि ऊपर की ओर रहे। यह है मंडूकासन का अभ्यास। अब मंडूकासन जैसा कि हम जानते हैं कि पाचन तंत्र को तो अच्छा करता ही है, डायबिटीज में भी बड़ा लाभकारी है। इसमें बार बार कहते हैं कि भाई किसी को डायबिटीज हो तो कम से कम 15 से 20 बार करिएगा और हर बार कम से कम आधा से 1 मिनट रुकना जरूर है। जल्दी जल्दी नहीं करना, रुकना है उस स्थिति में, उस अभ्यास में। और साथ में ये आपके हृदय के लिए भी अच्छा है। जिनकी बाईपास सर्जरी वगैरह हो रखी हो तो वे लोग बलपूर्वक ना रुकें। किसी को हृदय की समस्या हो तो भी बलपूर्वक ना रुके, धीरे धीरे अपने शरीर का सामर्थ्य बढ़ाएं कि आप इस आसन में आधा से 1 मिनट रुक सके। आपके ये स्पाइन के लिए, जो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा अभ्यास है। हालांकि अगर किसी को कमर में दर्द हो रहा हो तो उसको ज्यादा आगे नहीं झुकना है, उसको उतना ही झुकना है जितने में उसके कमर का दर्द का उसे एहसास ना हो। बाकी फिर वापस आ जाएंगे। मंडूकासन का पहला अभ्यास, ऐसे श्वास को अंदर भरते हुए फिर वापस आ जाएंगे। हाँ, अगर हम लोग आगे झुकते हैं तो श्वास को थोड़ी देर बाद चला भी सकते हैं सामान्य गति से। अब बायां हाथ, बाएं हथेली नाभि के ऊपर, दाएं हथेली बाएं हाथ के ऊपर। फिर से आगे की तरफ बेंड करेंगे। अब आप महसूस करें कि जो बायां हाथ है, बाएं हाथ की जो हथेली है, इसका जो आपका दबाव है ये आपको पता चलेगा, ये है आपका पैनक्रियास के ऊपर। और इसी तरीके से जो दाएं हाथ की हथेली, बाएं हाथ की जो बायां हाथ है उसकी जो उंगलियां हैं, उनका प्रभाव पेट की दाईं तरफ है, दाईं तरफ, जहां पर आपका लीवर भी है और गॉल ब्लैडर भी है। और बीच में तो प्रभाव पड़ ही रहा है जहां पर आपका पेट है, और थोड़ा साथ में आपका प्रभाव इसका आपकी आंतों के ऊपर भी जा रहा है। तो जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, जिनको गैस बनती है, सारी ही परिस्थितियों में ये लाभ करता है। बस सामान्य रूप से सावधानी ये रखनी है कि जिनको कमर में दर्द है या जिनको हर्निया है, वे लोग ज्यादा आगे बेंड ना करें। और जिनको भी हार्ट ब्लॉकेज आदि की समस्या है या अंग में सूजन है, तो ज्यादा इसमें अपने आप को प्रेशराइज ना करें, अपने शरीर के सामर्थ्य का अतिक्रमण ना करें। बाकी तो ये अभ्यास हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है, मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा है। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, श्वास अंदर भरते हुए वापस ऐसे। और फिर उसके पश्चात शशकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख करके श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। दोनों हाथ कोहनी और ये माथा जमीन पे। देखिए, जीवन हो तो फिर किसी उद्देश्य के लिए हो, दुखी रहने के लिए ना हो। रोग में, शोक में, लोभ में, मोह में, क्रोध में, अहंकार में, इन सब चीजों में नष्ट नहीं करना अपने जीवन को, उसको जीना है, उसको अनुभूत करना है। अब ये शशक आसन का अभ्यास ही है, तो ये पेट के ऊपर तो प्रभाव डाल रहा है, तो पेट को तो लाभ कर ही रहा है। आप महसूस करेंगे कि आपके हृदय से जो रक्त का संचार है वो अब नीचे के स्थान पे ऊपर की तरफ है, अर्थात हृदय की तरफ अधिक है। इतनी सी थोड़ी देर का अधिक रक्त
हमारे मस्तिष्क के लिए काफी है। थोड़ी सी देर में उसको कितनी देर के लिए मिलेगा रक्त का संचार बढ़ा हुआ उसमें, लेकिन जो आपकी ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा वो मस्तिष्क के लिए बड़ा ही हितकारी संयोग है। मस्तिष्क को शांत करता है, पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड के कार्य को उसको नियंत्रित करता है, तो स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर निकालता है। शशक आसन का अभ्यास बहुत ही सहजता से भी हो जाता है और लाभकारी भी पूरा है। और इसके पश्चात श्वास अंदर भरते हुए फिर से ऊपर उठेंगे और फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे। अब इसके पश्चात अगला अभ्यास करते हैं वक्रासन का अभ्यास। तो एक एक आसन को अनुभूत करते जाएं, बस इतना ही लक्ष्य है। मैं भी बार बार क्यों इन सब चीजों को बोल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं, आपको सब पता है। पता होते हुए भी जब हम बार बार उसकी तरफ ध्यान लेकर के जाते हैं तो उस समय हम लोग अनुभूत करते हैं, और अनुभूति एक बहुत ही प्रामाणिक और मुख्य विषय है। तो ऐसे दाएं कंधे के ऊपर से कम 180 डिग्री का टर्न लेना है, प्रयास करना है और पीछे मुड़ करके देखना है। वक्रासन का अभ्यास वापस। तो लाभ तो आसनों का तभी मिलेगा जब उस आसन में रुका जाएगा। जब रुकेंगे तभी उससे संबंधित अंग की मसाज होगी। वक्रासन। अब एक ही आसन है और लाभ इतने सारे हैं। यही वक्रासन आपके पेट के लिए भी लाभकारी है, डायबिटीज में भी लाभकारी है। यही वक्रासन आपके कमर दर्द में भी लाभकारी है। अब आप कोई भी एलोपैथी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट होता है वो किसी एक संबंधित रोग से ही उसको ठीक करना होता है उसका काम, और वो भी सिम्टोमेटिक काम करता है, सिस्टम पे काम नहीं करता। चलिए साथ में बात करते करते अब अभ्यास करते हैं गौमुखासन का। बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, और फिर श्वास अंदर भरते हुए दायां हाथ ऊपर से पीछे, बायां हाथ नीचे से पीछे, और गर्दन सीधी, कमर भी सीधी रहेगी। तो हम बात कर रहे थे इस विषय में कि एक एक अभ्यास से, एक एक पोस्चर में रहते हुए अनुभूत जब हम करते जाते हैं तो फिर बहुत ही आनंद आता है करने का। अब बात यह है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आपको एक दवाई एक रोग के लिए, और साइड इफेक्ट उसके कम से कम 10 से 15 रहते हैं, लेकिन योग का साइड इफेक्ट नहीं है। और आपका एक ही आसन कई चीजों में लाभ करता है, कई चीजों में। अब जैसे हम इस समय गौमुख आसन की स्थिति में है तो आप अनुभूत कर सकते हैं कि आपके, चलिए दोबारा आएंगे दूसरी साइड से, फिर मैं आपको अनुभूति के स्तर पे उसकी बात करूंगी। दायां पैर नीचे और बायां पैर उसके ऊपर, बायां हाथ ऊपर से पीछे, दायां हाथ नीचे से पीछे, इंटरलॉक कर लेंगे। तो ये जो है अभ्यास आपका गौमुख आसन, इसमें अब आप अनुभूत करें कि जहां से आपका जो मूत्र संस्थान है वहां से लेकर के पूरे पेट में भी आपकी एक स्ट्रेचिंग है। ये स्ट्रेचिंग आपको अपने भोजन नली में भी अनुभूत होगी, गले तक। तो ये पूरा आपका एक खिंचाव है, आपके पूरे उदर प्रदेश में खिंचाव है, आपका पूरा आंतों में भी एक खिंचाव है। इससे तो ऊर्ध्व गति जो करने वाली वायु होती है वो इसके माध्यम से बाहर चली जाती है, इसलिए इसके बड़े अद्भुत लाभ मिलते हैं। अब आपको लग रहा है कि आप तो हाथों का अभ्यास कर रहे हो, पैरों का अभ्यास कर रहे हो, परंतु इसकी वजह से हाथ पैर तो मजबूत होंगे, वो तो डेफिनेट सी बात है मजबूत होंगे। आपका जो है उसमें चलिए पेट के बल लेट करके अब आगे पेट का अभ्यास भी साथ में करते जाएंगे। पेट के बल लेट करके अभ्यास आगे की, तो सबसे पहले मकर आसन का अभ्यास करेंगे। मकर आसन के अभ्यास में एक एक पैर से अभ्यास करना है हमें, और जिनको कमर में दर्द है और जिनको कमर में दर्द ना हो वे लोग दोनों पैरों से भी अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे दोनों पैरों से कर लें जिनको कमर में दर्द ना हो। तो हमें अभ्यास तो जहां पर हम लोगों का खिंचाव है, जहां पे तनाव उत्पन्न हुआ उस समय उस आसन के अंदर
जहां पर कुछ चीज दबी, तो वो तो सामान्य प्रभाव तो वैसे भी होंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप से बहुत ही अच्छे प्रभाव होते हैं। अब जैसे हम मकर आसन का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो ऐसा ही नजर आ रहा है कि सिर्फ हम पैरों का ही मूवमेंट कर रहे हैं, परंतु जैसे ही आप श्वास अंदर भरते हुए अपने घुटनों के माध्यम से पैर को मोड़ करके एड़ियों को नितंबों से लगाते हैं, तो साथ में आपके उदर प्रदेश में स्ट्रेचिंग होती है, साथ में योनि प्रदेश में भी एक स्ट्रेचिंग खिंचाव होता है। तो महिलाओं में यूट्रस से संबंधित समस्याओं के लिए फिर लाभकारी, पुरुषों में भी लाभकारी, प्रोस्टेट ग्लैंड आदि की समस्या में, और साथ में घुटनों को भी मजबूत करता है, पाचन को भी मजबूत करता है। एक मकर आसन और कमर दर्द को तो ठीक करता ही है, और लाभ इतने सारे। और अब अगला अभ्यास भुजंगासन का। दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ पार्श्व भागों में रखे हुए, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठेंगे, नाभि तक ऊपर उठेंगे, कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई रहेंगी और दृष्टि आसमान की ओर। अब यही अभ्यास कमर दर्द के लिए भी लाभकारी है, यही अभ्यास साइटिका के दर्द में भी लाभकारी है, यही अभ्यास उदर में भी लाभकारी है, साथ में आपका नाभि से ऊपर का जो मोटापा है उसको भी कम करता है। इस अभ्यास में आप श्वास अंदर भर करके अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ खोलते हैं तो आपके लंग्स भी खुलते हैं, तो अस्थमा में भी सूक्ष्म रूप से लाभकारी है। गले के ऊपर भी एक खिंचाव है, दबाव पड़ता है, तो आपका थायराइड में भी लाभकारी है, और आपके कंधों को मजबूत करता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी लाभकारी है। एक आसन और इतने सारे लाभ। ध्यान रखें, झटके से किसी आसन को ना करें, सहजता से जाएं और सहजता से वापस आएं। अब भुजंग आसन का अभ्यास, जिनको कमर में दर्द है तो एक एक अभ्यास को 5 से 10 बार करें, हम एक एक बार ही कर रहे हैं अभी। और फिर श्वास अंदर भरते हुए आप भुजंग आसन का दूसरा अभ्यास, और अब कोहनियों को पूरा खोल देंगे। अब तीव्र गति से इन आसनों को कर दिया जाए तो मोटापा कम करने में भी पूरा पूरा सहयोग करते हैं। और इस आसन में जब हम रुकते हैं भुजंग आसन में, तो जो हमारी बाजुएं होती हैं, उनकी जो हमारी मसल्स हैं, पेशियां हैं, उनको भी बहुत लाभ मिलता है। तो कमर दर्द में भी लाभ कर रहा है, साइटिका में भी लाभ कर रहा है, और हमारे शरीर की हाथों की मसल्स को, साथ में हमारी बाजुओं को भी ऊर्जा प्रदान करता है, अधिक सामर्थ्य प्रदान करता है। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। बस ध्यान क्या रखना है कि आसन को पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आधा से 1 मिनट उस आसन में रुकने का प्रयास करना है। रुके, मन में काउंटिंग के साथ रुक जाएं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास पूरा। और अब भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, दोनों पैरों में 1 से 2 फीट तक की दूरी लेकर के एड़ियां अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे, इस तरह से अपने पैरों को रखेंगे। दोनों हाथ शरीर के पार्श्व भागों में रख करके श्वास अंदर भर के उठेंगे, दाएं तरफ से दाएं कंधे के पीछे से ऊपर से मुड़ करके बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। अब दिखनी चाहिए अपनी एड़ी, देखो दाएं दिख रही है कि बाएं दिख रही है, दिखनी तो इस समय बाएं चाहिए। ये है आपका भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। अब जो भुजंगासन के लाभ हैं वो तो मिलेंगे इसमें, साथ में श्वास अंदर भरते ऊपर उठेंगे, और अब बाएं तरफ से मुड़ करके दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। लेकिन साथ में ये अभ्यास आपका एक और फायदा करता है, तिर्यक भुजंगासन का ये अभ्यास जिनको कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उनके लिए बड़ा ही लाभकारी है। वापस। और अब शलभासन का अभ्यास करेंगे। तो शलभासन के अभ्यास के लिए या तो अपने दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रख लें या शरीर से साइड में सटा करके रख लें। श्वास अंदर भरते हुए दायां पैर ऊपर उठेगा, दाएं पैर का घुटना सीधा रहे ऐसा ध्यान रखना है और पंजा तना हुआ रहे। आप अपने दाएं हाथ का सहारा लेकर के अपने पैर को रोक भी सकते हैं। 15 से 20 सेकंड इस अभ्यास में रुकना पर्याप्त है, थोड़ी नीचे जमीन से लगी रहे। यह है आपका शलभासन का पहला अभ्यास। एक एक
पैर से हम कर रहे हैं। श्वास अंदर भरते हुए अब बायां पैर ऊपर उठाएंगे। पैर को ऊपर उठाना है, शरीर अपनी स्थिति में रहेगा, कंधे अपने स्थान से नहीं हिलेंगे, कमर नहीं मुड़ेगी, सिर्फ पैर ऊपर उठेगा, तो साइड में ना मुड़ जाए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस। और अब इसके पश्चात दोनों पैरों से एक साथ अभ्यास। घुटने सीधे रहे, ऐसा प्रयास करना है, पंजे तने हुए रहे। अपने दोनों हाथों से सपोर्ट लेकर के आप अपनी जंघाओं को रोक सकते हैं। वापस। और अब कमर के बल लेट जाएंगे। कमर के बल लेट करके 5 अभ्यास हैं अपने, तो 5 अभ्यास कमर के बल लेट करके करेंगे। सबसे पहले है मरकटासन के अभ्यास। कमर दर्द के लिए रामबाण उपचार है। दोनों हाथों को साइडों में खोल करके और दानों घुटनों को दाईं तरफ झुका लेंगे। बाईं तरफ गर्दन को मोड़ करके बाईं हथेली को देखेंगे। श्वास अंदर भरी हुई मरकटासन, क्योंकि इसमें आपकी आकृति बंधक इस तरह से लेटता है, इसलिए इसको मरकटासन बोलते हैं। और लाभ की बात की जाए तो कमर दर्द में अत्यंत लाभकारी अभ्यास है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस आएंगे और अब श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को बाईं तरफ झुकाएंगे। बायां घुटना जमीन पे, दायां घुटना बाएं घुटने के ऊपर। गर्दन को दाईं तरफ घुमा करके दाईं हथेली को देखेंगे। अब ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास में आपकी कमर में एक ट्विस्ट आता है। जैसे कभी हम कपड़ों को निचोड़ते हैं, उनसे पानी निकालते हैं बाहर, तो जैसे वो निचोड़ते समय उनके अंदर ट्विस्ट आता है, घुमाव आता है, ऐसे ही आपकी कमर में भी आता है। और ये बहुत आपको विश्राम देता है। जिनको कमर में दर्द है 5 से 10 बार करें इस अभ्यास को। जिनको कमर में दर्द नहीं है वे आराम से 2-3 बार भी अभ्यास कर लें तो पर्याप्त है। ऐसे पहले थोड़ी थोड़ी देर रुकेंगे, फिर थोड़ा सा गति बढ़ा करके भी कर सकते हैं। हम दूसरा अभ्यास चल रहा है, थोड़ा सा पैर में गैप लेकर के कर रहे हैं हम इस अभ्यास को। वैसे थोड़ा सा गति बढ़ा करके भी अभ्यास किया जा सकता है। वापस। और अब दोनों पैरों को सीधा खोल लेंगे। दोनों पैरों को सीधा खोल करके अगला जो अभ्यास हमें करना है वो है अपना मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। दायां पैर ऊपर और फिर उस पैर को बाएं हाथ के ऊपर रख देंगे। गर्दन को दाईं तरफ घुमा लेंगे। ये जो अभ्यास है आपका, ये मरकट आसन का तीसरा अभ्यास है। और देखिए हाथ वहीं रहेगा, पैर को ही हमें हाथ तक लेकर के जाना है। वापस। और अब बायां पैर ऊपर और दाईं हथेली के ऊपर रख देंगे ले जा करके। अगर हाथ तक पैर नहीं पहुंच रहा तो भी हाथ को हिलाए नहीं। उस स्थिति में बने रहने का प्रयास करने के लिए रुके जहां पर भी पहुंच रहा है। अगर पूरा नहीं पहुंच रहा तो जहां भी पहुंच रहा है वहीं पैर को रखें, लेकिन हाथ को नहीं हिलाना, हाथ अपने स्थान पर रहेगा। क्योंकि कई बार हम गलत अभ्यास सीख जाते हैं और फिर वो गलत ही चलता रहता है। तो अपनी स्थिति को विशेष रूप से ध्यान दें। अब करते हैं अगला अभ्यास, पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों हाथों से घुटनों को हाथों के इंटरलॉक में घुटनों को फंसा करके श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने चेस्ट की तरफ दबाएंगे। जिनको गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या कमर में दर्द हो, वे लोग गर्दन ऊपर न उठाइएगा। पवन मुक्तासन, तो जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। 10 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास करना चाहिए। वापस। और अब इसके पश्चात और अगले जो 3 अभ्यास बचे हुए हैं उनमें पहला है अर्ध हलासन का अभ्यास। अब अर्ध हलासन के अभ्यास में जिनको भी कमर में दर्द है वे लोग तो एक एक पैर से ही अभ्यास करेंगे, और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैरों से एक साथ अभ्यास कर लेंगे। ऐसे एक एक पैर से, घुटना सीधा रहे, पंजा तना हुआ रहे। बाकी सब लोग दोनों पैरों से एक साथ।
गहरा लंबा श्वास और प्रश्वास साथ में चलता रहे। अर्ध हलासन का अभ्यास तो ऐसे 10-10 बार करें, 3 सेट में कर सकते हैं। और फिर जब थकान महसूस हो तो आधा से 1 मिनट स्वयं को उस स्थिति में विश्राम दे दें और फिर आधा से 1 मिनट विश्राम देने के पश्चात पुनः उसका अभ्यास कर लें। इस तरह से करें। और अब पाद वृत्तासन का अभ्यास तो पहले दाएं पैर से अभ्यास करेंगे, ऐसे पूरा सर्कल बनाते हुए 3 से 5 बार। जो नए नए हुआ उनको 1 से 3 बार करा दीजिए और फिर ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में। और फिर बाएं पैर से अभ्यास करेंगे ऐसे। ये तो मन में आप काउंटिंग के साथ इन अभ्यासों को कर सकते हैं। 3, 4 और 5। तो जिनको कमर में दर्द है उनको ऐसे ही एक एक पैर से ही आराम आराम से सहजता से अभ्यास करना है। और जिनको कमर में दर्द नहीं है वे सभी लोग प्रयास करें कि दोनों पैरों से एक साथ हो जाए। 1, 2, 3, 4। जितना बड़ा सर्कल बना सके उतना बड़ा सर्कल बनाए रिवर्स डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको कर लें। और फिर इसके बाद 12वां अभ्यास अपना द्विचक्रिकासन के का अभ्यास। तो एक पाद चक्रिकासन भी हम करते हैं जब हम लोगों को कमर में दर्द हो तो एक एक पैर से ही करते हैं, अन्यथा दोनों पैरों से एक साथ कर लेते हैं। तो ऐसे दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, फिर एक एक पैर से द्विचक्रिकासन का अभ्यास, ऐसे पूरा साइक्लिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फिर रिवर्स डायरेक्शन में से पीछे की तरफ। वापस। और जिनको कमर में दर्द ना हो तो ऐसे दोनों पैरों से अभ्यास कर लें। और फिर इस बार रिवर्स डायरेक्शन में 1, 2 अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो ये हुआ आपका 12 आसनों के पैकेज का अभ्यास। और अब अपना शरीर को ढीला छोड़ देंगे। शरीर को ढीला छोड़ने के पश्चात अपने हाथों को शरीर से हल्की सी दूरी पर रख लेंगे। महिलाओं ने कोई क्लचर आदि लगाया हो या किसी ने चश्मा लगा रखा हो तो वो आप निकाल करके साइड में रख दें। अब हम थोड़ी देर शवासन का अभ्यास करेंगे। शवासन के अभ्यास में अपनी आती जाती श्वासों के ऊपर ध्यान को केंद्रित कर दें। श्वासों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करते हुए धीरे धीरे आप अनुभूत करेंगे कि श्वासें धीमे चल रही, आराम आराम से, गहरी है, लंबी है। मन शांत एकाग्र हो रहा है, निर्विषय हो रहा है। और एक एक अंग को ढीला छोड़ना है। दोनों पैरों के अंगूठे को ढीला छोड़ते हुए दोनों पैरों के पंजों को पूरा ढीला छोड़ देंगे। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अब अपने पैर की
तलवे को ढीला छोड़ते हुए टखने को ढीला छोड़ेंगे, एड़ी को ढीला छोड़ेंगे, दोनों पैरों की पिंडलियां, घुटने, नितंब सबको ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स कर देंगे। और अब अपनी कमर के ऊपर आएंगे, नीचे से लेकर के मध्य भाग, फिर मध्य भाग से लेकर के ऊपरी भाग, पूरी कमर को शिथिल करते हुए कंधों को शिथिल कर देंगे। दोनों कंधों के बाद दोनों बाजुएं, कोहनी, हाथ, कलाई, हथेली, अंगूठे, उंगलियां, हाथ का पृष्ठ भाग सबको शिथिल कर देना है, ढीला छोड़ देना है। शिथिल करते हुए अब अपनी गर्दन पे आए, गर्दन को ढीला छोड़ते हुए अब अपने मस्तिष्क के दोनों भागों को, दायां और बायां भाग ढीला छोड़ देंगे, माथा ढीला छोड़ देंगे, दोनों भौहें ढीली छोड़ें, शिथिल कर दें दोनों गाल, दोनों कान, थोड़ी नासिका, मुख का ऊपर और नीचे होठ, उनके अंदर स्थित दंत तालु का ऊपर की भी और नीचे की भी। और अब गले की तरफ बढ़े, वहां से गले की मसल्स को शिथिल करते हुए अब अपने श्वास नली से दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित हृदय सबको शिथिल करते हुए और अब अपनी भोजन नली, पेट का दायां भाग जहाँ लीवर है, गॉल ब्लैडर है, सबको शिथिल करते हुए बायां भाग जहाँ पैनक्रियाज है, स्प्लीन है, सबको शिथिल कर देना है। और अब इनको शिथिल करते हुए छोटी आंत को शिथिल कर देना है, बड़ी आंत रिलैक्स। पूरे शरीर को अब हमने ढीला छोड़ा है, दोनों योनि और मल द्वार, मूत्र द्वार भागों को ढीला छोड़ते हुए अब पूरा शरीर शिथिल अवस्था में, प्रत्येक श्वास के साथ परमात्मा की अनंत आनंद हमें प्राप्त हो रहा है और प्रत्येक प्रश्वास के साथ समस्त प्रकार की थकान, दुख, दुविधाएं बाहर जा रहे हैं। इस भावना को दृढ़ता से धारण करते हुए ये संकल्प कि आज का शेष दिवस मुझे ईश्वर की सेवा में उत्साह और प्रसन्नता में व्यतीत करना है, एक भी क्षण दुखी, हताश या निराश नहीं होना। और अब अपने शरीर को पुनः गति प्रदान करने के लिए दोनों पैरों की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे, अपनी मुट्ठी को खोलेंगे, बंद करेंगे, एक स्वर में ओम का उच्चारण, ओम। और अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में दर्शन करेंगे, उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को चेहरे पर डालते हुए पलकें झपकते हुए नेत्र खोलेंगे। और अब बाईं तरफ टर्न लेकर के दाएं हाथ से सपोर्ट लेकर के बैठे हो जाएंगे। तो जो थकान थोड़ी बहुत उत्पन्न हुई थी वो दूर हो गई है और समय भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगला प्राणायाम का चरण है, प्राणायाम करते हैं। और सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम।
अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम का चयन करें। मतलब सामान्य गति से करना है या मध्यम गति से करना है या तीव्र गति से करना है। तो 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, ये है सामान्य गति। और इस सामान्य गति में जिनको भी हर्निया है, जिनको भी कमर दर्द है, या जिनको भी कमर दर्द है, हर्निया है, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की समस्या है, या जिनको भी हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, या जिनके शरीर में कमजोरी है, या जो भी नए साधक रहे, तो उनको तो हमें सामान्य गति से ही करना है, करवाना है, और इस तरीके से ध्यान रखना है। और साथ में जिनको हाइपर एसिडिटी, उनको भी सामान्य गति से ही अभ्यास करना चाहिए। बाकी सब लोग मध्यम गति पे आ सकते हैं। तो 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, यह है आपकी सामान्य गति। और मध्यम गति उससे थोड़ा सा फास्ट हो जाती है। ये सामान्य गति हो गई। ये मध्यम गति हो गई। और जिनके शरीर में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा इकट्ठी हो गई है, जिनको लग रहा है कि हम कहाँ खर्च करें, या जो पूरे योगी हो चुके हैं, जिनके शरीर में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, तो वे लोग अपना इसको तीव्र गति से कर सकते हैं। परंतु आप गति चाहे जो रखें, आपको लाभ उतना ही होना है। तो गति का जो चयन है वो सावधानी पूर्वक करें। और निरंतरता से अभ्यास करें। किसी भी कार्य को जितना ज्यादा एकाग्रता और निरंतरता से किया जाता है, उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता है। तो पूरे एकाग्र होकर के निरंतरता के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, जिसके माध्यम से जहां सामान्य रूप से आप एक बार में जो श्वास प्रश्वास का हम जो ग्रहण करते हैं, सामान्य श्वास प्रश्वास में 500 से 1000 ml तक करते हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं तो उस समय हम श्वासों में इतना ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक हो जाता है कि 5000 से लेकर के 10,000 ml तक ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे शरीर में उस समय बढ़ता है। और इस वजह से जो हमारे शरीर के जो चयापचय क्रिया है उसमें सुधार आता है। हमारे जितने भी सेल्स हैं उनके पास अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा भी अधिक उत्पन्न होती है, बनती है, और पूरा जो हमारा अस्तित्व है वो शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, निर्विषय हो जाता है। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भस्त्रिका का चयन करें। और भस्त्रिका प्राणायाम के जो लाभ की बात है, तो ये आपकी क्रोनिक डिजीजेस तक को ठीक कर देता है। तो अपने क्रोनिक डिजीजेस के साथ साथ ये आपका अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बड़ी बड़ी समस्याओं में, कैंसर में हम कहते हैं 1-1 घंटे तक हम लोगों को इस अभ्यास को कराता है। कैंसर में 15 से 20 मिनट इस अभ्यास को कराते हैं। सामान्य रूप से हम करीबन 5 मिनट से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक, और बच्चों के लिए भी 1 से 3 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम पर्याप्त है। तो कभी किसी के लंग्स कमजोर होंगे ही नहीं। अब जैसे ये कोरोना की जो विषम परिस्थिति चल रही है, तो इस विषम परिस्थिति से निकलने का एकमात्र साधन है कि हम उसमें अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करें, अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाएं, उसको बढ़ाएं। तो इसमें प्राणायाम सहयोगी है। भस्त्रिका प्राणायाम करें, गिलोय का, गुर्जों का सेवन करें, इससे भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। शांत रहें, अंदर से प्रसन्न रहें, धैर्य रखें। अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ भी रही है, तो ना जाने कितनी आई है, तो जितनी आई है वो सब भी चली गई, तो ये भी चली जाएगी, ये भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। जब भी कोई विपत्ति आती है, ऐसा लगता है जैसे इससे बड़ी कोई विपत्ति आज तक नहीं आई, पर हर बार वो नहीं होती है, और वो जब अगली बार होती है तो पुरानी हो जाती है। इसलिए हमें कोई नया संघर्ष चाहिए होता है। संघर्ष हमें अच्छा भी लगता है, परंतु ऐसा संघर्ष हो जिसके माध्यम से हम किसी दिशा में प्रवेश करें, उसका निर्वहन करें। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। तो निरंतरता से कपालभाति प्राणायाम भी करते जाएं। अब कपालभाति प्राणायाम तो प्राणायामों का राजा है। दुनिया के 99% रोगों को ठीक करने का सामर्थ्य कपालभाति प्राणायाम के अंदर है। तो इसलिए अद्भुत प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम।
धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ। बस इसमें भी कपालभाति प्राणायाम में भी एक स्ट्रोक 1 सेकंड में सामान्य गति है, और अगर 1 मिनट के अंदर आप करीबन 90 स्ट्रोक ले रहे हैं तो मध्यम गति है, 120 या उससे अधिक स्ट्रोक ले रहे हैं तो तीव्र गति है। तो अब हम लोग देख रहे हैं इस चीज को कि जिनको भी हर्निया है, हार्ट ब्लॉकेज है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या जिनको भी कमर में दर्द होता है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या जिनको किसी आंतरिक अंग पर, लीवर आदि पे किसी पे सूजन है, यूट्रस पे सूजन है, या जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में, या जो नए साधक हैं या जिनके शरीर में कमजोरी है, तो वे लोग कपालभाति प्राणायाम सामान्य गति के साथ बहुत आराम आराम से करें। बाकी सब परिस्थितियों में हम मध्यम गति पे आ सकते हैं अगर उपरोक्त बताई गई समस्याएं नहीं है। तो ऐसे जिनको भी सामान्य कोई समस्या है तो 10 से 15 मिनट, बच्चों को 5 से 7 मिनट कपालभाति प्राणायाम, और जिनको कुछ विशेष असाध्य रोग है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, थैलेसीमिया, या किसी प्रकार का हड्डी में कोई भी बढ़ाव हो जाए, कमी हो जाए, कोई भी हड्डी से संबंधित रोग हो, कपालभाति प्राणायाम। ऐसे ही एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, सोरियासिस, स्क्रूडर्मा, किसी प्रकार का त्वचा का रोग हो, कपालभाति प्राणायाम। घुटने दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, जो पोषक तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति के लिए कपालभाति प्राणायाम। विटामिन ए की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, विटामिन सी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन कोई भी विटामिन हो, आयरन की डेफिशिएंसी हो, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो, तो उनका एकमात्र जो एक सबसे बड़ा जो लाभ है जो मिलता है और बहुत ही दीर्घकालिक प्रभाव डलता है, वो है आपका कपालभाति प्राणायाम से। तो इस तरह से सहज होकर के कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्येक श्वास के साथ प्रभु का ध्यान, प्रभु को समर्पण और मन को शांत। और इसके पश्चात ऐसी कोई समस्या ना हो तो आप मध्यम गति से कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। और अगर पूर्ण रूप से योगी हो चुके हैं, किसी भी प्रकार की शरीर में कोई कमजोरी नहीं है, रोग नहीं है, दुख नहीं है, शोक नहीं है, तब आप तीव्र गति से भी कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम, तो आपके शरीर के अंदर जो भी आप भोजन ग्रहण करेंगे उसका अवशोषण ठीक से होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शरीर को मिलेंगे, आपके पूरे शरीर का शोधन अच्छे से हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अद्भुत प्राणायाम। और कपालभाति प्राणायाम के बाद चलिए अगला प्राणायाम करते हैं, और वो है आपका बाह्य प्राणायाम। गहरा लंबा श्वास अंदर और फिर पूरी श्वास को बाहर छोड़ देंगे। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। तो ऐसे 10 सेकंड, 15 सेकंड, आधा मिनट से लेकर के 45 सेकंड तक आप अपने आप को बाह्य प्राणायाम में होल्ड करके रख सकते हैं। जितना होल्ड करते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है। एक बार और बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कल थोड़ा प्राणायाम के ऊपर ज्यादा विशेष रूप से सत्र रहेगा, थोड़ा हम आसनों का भी अभ्यास करेंगे, परंतु प्राणायाम पे थोड़ा और ध्यान देंगे। तो अभी फिर से एक बार बाह्य प्राणायाम करते हैं। और बाह्य प्राणायाम के बाद अग्नि सार क्रिया। तो अभ्यासों के साथ साथ पूर्ण रूप से उन अभ्यासों में तल्लीन होते जाएं, डूबते जाएं,
इस अभ्यास का पूरा पूरा 100% आपको भान हो और उसका पूरा 100% आपको लाभ मिले। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, क्योंकि 2 से 3 बार आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास भी कर सकते हैं। 3 बार कम से कम उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। और जिनको थायराइड की समस्या हो, या जो हकलाते हो, तुतलाते हो, या जिनको पुराना जमा हुआ कफ है, तो आप 5 से 10 बार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। और अगर खांसी आए तो मतलब ठीक है, विधि ठीक हो रही है, हल्का सा भी कफ होगा तो आएगी। जैसे अभी मुझे आ गई। गले की मसल्स को टाइट करें और फिर श्वास अंदर लें। छोटे छोटे अभ्यासों से शुरुआत करते हुए पूरा अभ्यास करेंगे, पूरा श्वास अंदर खींचेंगे, गले को टाइट करके रखेंगे, यहाँ की मसल्स को सिकोड़ लेंगे। तो जब यहाँ की मसल्स टाइट होंगी, सिकुड़ जाएंगी, तो जो विंड पाइप है, श्वास नली है, जो आगे आगे बढ़ती है, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, तो ये आपका ये दबेगा अंदर, तो उसको वायु को घर्षण के लिए जगह नहीं मिलेगी। जगह नहीं मिलेगी तो थोड़ा मतलब घर्षण करना पड़ेगा, नीचे जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो उस घर्षण से आवाज उत्पन्न होगी। चलिए पूरा अभ्यास करते हैं। तो ऐसे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास आपका पूरा गला खोल देता है। जिनको स्वर संगीत में रुचि हो उनके लिए भी बड़ा लाभकारी है। वैसे आधा से 1 मिनट आप उज्जाई प्राणायाम में स्वयं को रोक सकते हैं। और उज्जाई प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का। वैसे निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं और इसी तरह से अपने आप को पूर्ण रूप से समाहित करते जाएं परमात्मा के प्रति। क्योंकि इस जीवन में, ये जो जीवन हम जिसको अपना जीवन मानते हैं, इस जीवन में मेरे पास जो भी कुछ है, हम सबके पास जो भी कुछ है, वह सब कुछ, चाहे वो सामर्थ्य हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे वह परिवार हो, चाहे वो हमारा आर्थिक समृद्धि हो, चाहे सामाजिक समृद्धि हो, जो भी हमारे पास है वो सब कुछ उस परमात्मा की देन है। मेरा तो स्वयं कुछ है नहीं, जो भी कुछ है वो परमात्मा का है। ये जो भाव है, जब तक ये भाव उद्घाटित नहीं होगा तब तक पूर्ण समर्पण कभी घटित नहीं होगा। अगर हमारा कुछ हो सकता है तो वो सिर्फ समर्पण हो सकता है, और जब तक समर्पण उसके प्रति नहीं है तब तक चंचलता, मन में व्याकुलता, विचलित होने की स्थिति निरंतर बनी रहेगी। और जिस क्षण हम ये मान लेते हैं कि ये सब कुछ उसी का ही तो है, तो इसमें वृद्धि और इसकी हानि हमारी मन स्थिति को डावाडोल नहीं कर पाती। हाँ, आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें वेद भी आज्ञा देते हैं, परमात्मा आज्ञा देते हैं कि भाई आर्थिक समृद्धि भी होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि हमें दरिद्रता में जीना है, आर्थिक समृद्धि को भी पूर्णता से प्राप्त करना है, लेकिन आर्थिक समृद्धि हमारा उद्देश्य नहीं हो सकती, ये हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। उद्देश्य तो व्यक्ति का आंतरिक शांति, आत्मसंतुष्टि है, और आत्मसंतुष्टि तब तक पूरी तरह से नहीं मिलती जब तक परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण पूर्ण रूप से घटित नहीं होता। तो ऐसे निरंतरता से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। कम से कम हमें 10 से 15 मिनट डेली अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और विशेष परिस्थितियों में तो अपन 1-1 घंटा तक, और दिन में कई बार 4-4, 5-5 घंटे हम लोग कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो जिनको भी हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, कम से कम डेली आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। और जिनको भी पाचन तंत्र कमजोर है, उनके लिए भी लाभकारी है। मस्तिष्क में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का जो संचार है वो आपका इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से होता है। तो मस्तिष्क में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो उसकी कोशिकाएं हैं, उनके बीच के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनके अंदर जिस केमिकल के माध्यम से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा मस्तिष्क कार्य करता है, उनकी एक्टिविटी बढ़ती है, और उसकी वजह से हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारा हमारा याद करने की शक्ति, आईक्यू लेवल, ये सब बढ़ता है। तो ऐसे निरंतरता से अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से आंखों की दृष्टि भी हमारी ठीक होती है। आंखों की दृष्टि के साथ साथ ये अनुलोम विलोम प्राणायाम डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन डिसऑर्डर्स में भी बहुत ही अच्छा है, जिनको त्वचीय रोग रहते हैं उनके लिए भी लाभकारी है। वात हो, पित्त हो या कफ हो, तीनों का शमन अनुलोम विलोम प्राणायाम से होता है। चाहे किसी को कोई भी समस्या हो, हम लोग जो सावधानी की बात करते हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हर प्रकार से लाभकारी रहता है। आप इसको आराम से बैठ करके, जब जैसे मान लीजिए शुरुआत करते हैं, तो कुछ लोगों को समस्या आती है कि हमें कफ बन रहा है, नाक बंद हो गई है। तो ऐसी समस्या में व्यक्ति को विशेष रूप से पहले, इसी वजह से हम लोग सीक्वेंस में चलते हैं कि हमने पहले कपालभाति किया, भस्त्रिका किया, फिर कपालभाति किया। तो इस तरीके से जो कफ है उसका निस्तारण हो जाता है, नाक खुल जाती है, बंद नहीं रहती। तो इसीलिए फिर अनुलोम विलोम सहजता से आराम से हो जाता है। कुछ भी हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 10 मिनट तो करना ही होगा, कम से कम इतना तो करना ही है, रुकना नहीं है। और विशेष परिस्थितियों में बॉडी में कहीं कोई सिस्ट आदि बनी हुई हो, कैंसर जैसा रोग हो, तो 1-1 घंटे से लेकर के 2-2 घंटे तक अनुलोम विलोम प्राणायाम, वो भी दिन में 3-3 बार। तो चलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद अब अगले प्राणायाम भ्रामरी और उद्गीत की तरफ बढ़ते हैं। भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। तर्जनी उंगली माथे पर, शेष 3 नेत्रों के ऊपर, अंगूठे से कानों को बंद करके ध्यान को आज्ञा चक्र में टिकाते हुए 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण मुख बंद रखते हुए। उज्जाई प्राणायाम 3 बार।
मौन, शांत और एकाग्र होते हुए आते जाते श्वासों की दृष्टा बन करके उनके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर देना है। कहीं भी अब अपने मन को लेकर के नहीं जाना, अपने मन को अपनी आती जाती श्वासों के ऊपर केंद्रित कर देना है। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभूत कर सकते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा की अनंत ऊर्जा व्याप्त है, अनंत सामर्थ्य व्याप्त है, धैर्य व्याप्त है। उन्हीं की ऊर्जा से, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के सामर्थ्य से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। एक एक कण उन्हीं की ही ऊर्जा से आप्लावित है। परमपिता परमात्मा जिनकी असीम अनुकंपा से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है, प्रत्येक श्वास के साथ मेरे अंदर भी प्रभु की उसी ऊर्जा का संचार हो रहा है। प्रभु तो मेरे अंदर पहले से ही है और मैं प्रभु के अंदर हूँ, और प्रभु तो सर्वत्र हैं, तो मेरे अंदर भी है। प्रभु के प्रति स्वयं को समर्पित करने की भावना। इसे एक एक श्वास के साथ परमात्मा की संपूर्ण ऊर्जा का संचार मेरे संपूर्ण अस्तित्व में हो रहा है, संपूर्ण व्यक्तित्व में हो रहा है। मेरे अंदर के दोष, दुख, दुविधाएं, हताशाएं, निराशाएं सब बाहर जा रहे प्रत्येक प्रश्वास के साथ, और मुझे प्राप्त हो रहा है ईश्वर का आनंद, उत्साह, प्रसन्नता, धैर्य, स्थिरता। अब मन समस्त प्रकार के विचारों से अलग होकर स्थिर है। एक संकल्प कि आज का शेष दिवस मुझे ईश्वर के इसी आनंद, उत्साह और प्रसन्नता में व्यतीत करना है। एक भी क्षण दुखी, हताश या निराश नहीं होना। इस संकल्प को दृढ़ता से हृदय में धारण करते हुए, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे और उस घर्षण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को चेहरे पर डालते हुए पलके झपकते हुए नेत्र खोलेंगे। और अब सिंहासन का अभ्यास करते हैं, और दोनों हाथों को आगे रख करके जिह्वा बाहर निकाल करके 3 बार सिंह की तरह गर्जना। और अब गले के अंदर मुख की लार को लेकर के गले को बाहर से सहला लेंगे। और इस तरह से अब जैसे कि हमने अभी थोड़ी सी देर पहले ध्यान के अंदर ही संकल्प लिया कि आज का शेष दिवस ईश्वर के आनंद, उत्साह और प्रसन्नता में व्यतीत करना है, तो फिर सभी लोग अपना म्यूट भी कर लेंगे और दोनों हाथों को हवा में खोल करके और मस्ती में झूमते हुए और एक बार फिर से पूरा मस्ती में झूम जाएंगे। बस इसी आनंद में, इसी उत्साह में और इसी प्रसन्नता में आप प्रत्येक क्षण बने रहें। और अब शांति पाठ के साथ आज के सत्र का समापन कर देते हैं। ओम द्यौः
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमन। सबका दिन शुभ हो, मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी तरफ से पुनः सबको प्रणाम। सब लाई धैर्य धैर्य धन्यवाद, आभार, शुभकामना। ओम। अमित जी। ओम। धेरै धेरै धन्यवाद। आज को 96वें दिन को योग श्रृंखला महिला पतंजलि योग समिति नेपाल की केंद्रीय महिला प्रभारी आदरणीय साध्वी देवादित्यूज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आज बडो सरलतापूर्वक सहजतापूर्वक विधिपूर्वक आजको योग कक्षालाई सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसको लागि व्यक्तिगत तर्फबाट र प्रदेश समितिको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हरिहरलाल चौधरीज्यू लगायत प्रदेश समिति का महामंत्री आदरणीय किशोरी कलवारज्यू, संगठन मंत्री आदरणीय बद्रीराज भंडारीज्यू, कोषाध्यक्ष आदरणीय रीता चौधरीज्यू, सदस्य आदरणीय भूपाल श्रेष्ठज्यू, सदस्य आदरणीय अरुण चौधरीज्यू र प्रदेश महिला संयोजक र प्रदेश सदस्य आदरणीय रेणु चौधरीज्यू, प्रदेश का सोशल मीडिया प्रभारी आदरणीय किशुनदेव यादवज्यू, जिल्ला अध्यक्षहरूमा सप्तरी जिला का अध्यक्ष आदरणीय रामस्वरूप चौधरीज्यू, सिराहा जिला का अध्यक्ष आदरणीय बीपी चौधरीज्यू, धनुषा जिला का अध्यक्ष आदरणीय इंद्रदेव मंडलज्यू, बारा जिला का अध्यक्ष आदरणीय सुरेश शाहज्यू, पर्सा जिला का अध्यक्ष आदरणीय नसीबलाल सेठज्यू, यसै गरी महिला अध्यक्षमा आदरणीय सप्तरी जिला का आदरणीय शान्ति चौधरीज्यू, धनुषाबाट आदरणीय परिमला महासेठज्यू, बारा जिला का अध्यक्ष आदरणीय शिला शाहज्यू, पर्सा जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय मिथिला शाहज्यू, यसै गरी महिला उपाध्यक्षहरूमा सिराहा जिल्ला महिला उपाध्यक्ष आदरणीय शिला चौधरीज्यू र रौतहटका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गोपाल श्रेष्ठज्यू, युवा प्रभारीहरूमा सिराहा जिल्लाका युवा प्रभारी आदरणीय रामदेव ठाकुरज्यू, धनुषा जिल्लाका युवा प्रभारी आदरणीय भोगेन्द्र महतोज्यू, सोशल मीडिया प्रभारीहरूमा सप्तरी जिला का सोशल मीडिया प्रभारी आदरणीय राजकुमार पंडितज्यू, धनुषा जिला का सोशल मीडिया प्रभारी आदरणीय विनोद कुमार शाहज्यू, सर्लाही जिला का सोशल मीडिया प्रभारी आदरणीय शंभु महतोज्यू र आजको अनलाइन योग शिविरमा नगर अध्यक्षहरू विभिन्न जिल्लाबाट जोडिनु भएको छ। त्यसैमा सप्तरीबाट बोधे बर्साइनका आदरणीय सञ्जीव अग्रवालज्यू, खडग नगरपालिकाका आदरणीय दुर्गानन्द चौधरीज्यू, सिराहा जिल्लाबाट मिर्चैयाका आदरणीय अकलदेव सिंहज्यू, लाहान का नगर अध्यक्ष आदरणीय जानकी चौधरीज्यू, यसै गरी रौतहट जिल्लाका चन्दपुर नगरका अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन तिमल सिन्हाज्यू र रौतहटबाट नै हुनुहुन्छ आदरणीय सोनेलाल यादवज्यू, त्यसै गरी निरन्तर रूपमा जोडिराख्नुभएका सप्तरीबाट आदरणीय सीता चौधरीज्यू, आदरणीय शंकर चौधरीज्यू, सप्तरी जिला का महामंत्री आदरणीय विजय चौधरीज्यू, यसै गरी सुरुङ्गा नगरपालिकाबाट आदरणीय रामनारायण चौधरीज्यू र धनुषाबाट निरन्तर रूपमा जोडिराख्नुहुने आदरणीय हाम्रा महानाथ यादवज्यू र आदरणीय प्रभा बस्नेतज्यू, त्यसै गरी सिराहा जिल्लाबाट निरन्तर रूपमा जोडिराख्नुहुन्छ हाम्रो लाहानका श्याम प्रसाद चौधरीज्यू र बिन्देश्वर सिंहज्यू, यसै गरी आज जोडिनु भएका पर्सा जिल्लाबाट आदरणीय राघव प्रसाद यादवज्यू, सर्लाही जिल्लाबाट ममता महतोज्यू,
यसै गरी यहाँ कतिजनाको नाम पनि लेखिएको छैन, उहाँहरूलाई पनि भन्दछु। र विजयराज गौतमज्यू र शिवो शाहज्यू लगायत आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण योग प्रशिक्षकज्यूहरूलाई व्यक्तिगत तर्फबाट र प्रदेश समितिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै तपाईहरू निरन्तर रूपमा यो प्रदेश 2 द्वारा आयोजित जुम भर्चुअल अनलाइन शिविरमा सहभागी भइदिनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास राख्दछु। र पक्कै पनि तपाईहरू भोलिदेखि निरन्तर रूपमा यसरी नै यो प्रदेश 2 द्वारा आयोजित जुम अनलाइन भर्चुअल योग शिविरलाई साथ दिनुहुन्छ, निरन्तरता दिनुहुन्छ भने हार्दिक स्वागतका साथ यो आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्दिन हुनको लागि आदरणीय प्रदेश प्रभारी श्री हरिलाल चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम ओम धन्यवाद अमितजी। म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रा जुन प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन भएका यो जुम भर्चुअल योग शिविरमा जति उपस्थित हुनुभएको छ सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र खास गरेर धन्यवाद म उहाँलाई दिन चाहन्छु जो कि आज प्रमुख योग शिक्षकबाट हामीले धेरै कुराहरू अवगत गर्न पाए। हामी धेरै शब्दहरूबाट उहाँका बानीहरूबाट हामीले लाभान्वित भएका छौँ। उहाँका योग अभ्यास प्रणालीबाट हामीले नयाँ नयाँ कुरो हामी जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र हाम्रा यी जानकारी प्रदेशमा आफ्ना जीवनमा एकदम लाभकारी हुनेछ र हामीले यस तरिकाबाट पनि हामी गराउन सक्छौँ जुन कि उहाँले आज प्रस्तुति दिनुभएको छ। त्यस कारणले पनि उहाँको प्रस्तुति भोलि पनि रहनेछ। यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै अझ हामी कहाँ धेरै स्थान छन्, हामीले जतिजना उपस्थित भएका छौँ त्यतिजना कम्तीमा एक जना थप गरेर ल्याइदिनु हुनेछ भन्ने मेरो आग्रह हो। हामी जति उपस्थित भएका छौँ कम्तीमा एक जना भोलि चाहिँ थप गरेर ल्याउनु होला भने यो मेरो व्यक्तिगत र प्रदेश प्रभारीको हैसियतले म आग्रह गर्दछु। र म धेरै समय लिन चाहन्न, कारण किन भन्दाखेरि धेरै कामहरू छन्। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने आजका प्रमुख प्रशिक्षक साध्वी देव अतिथिज्यूलाई म प्रदेशकै तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्ना शब्दलाई आफ्ना बानीलाई अन्त गर्नु पूर्व म मङ्गल कामनाको जाप गर्दै म यो सत्रलाई समापन गर्न इजाजत चाहन्छु। ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आजका सत्रलाई म यही विराम दिँदै सम्पूर्ण साथीहरूलाई भोलि पुनः जुट्नु होला, समयमा सबैजना आइदिनु होला र एक जना थप गरेर ल्याइदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै म विश्राम गर्दछु र सबैलाई विश्रामको इजाजत दिन्छु। धन्यवाद। ओम